Hey everybody, today we are going to start for classes for the UPPCS 2024 and it will be all the free. ये सब सारी फ्री में रहेंगी, ठीक है। हमने जैसे कि हम जान रहे हैं कि अक्टूबर 27 अक्टूबर 2024 को हमारा UPPCS का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम पूरा बेसिक से जितना भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, और जितने भी बेसिक चीज़ें जितनी भी रहेंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और करेंट्स, जितनी भी चीज़ें बेसिक रहेंगी और जितनी भी हमारे अंडर में रहेगी वो सब हम करेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ सिलेबस आपको बनाया है, इससे हम जान पाएंगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हिस्ट्री से अगर हम शुरुआत करते तो हिस्ट्री में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, थर्ड मिडिवल इंडिया, फोर्थ मॉडर्न इंडिया विथ PYQs, ठीक है। पॉलिटी में हम बड़ा सिलेक्टिव पढ़ेंगे, हमारे पास जैसे टाइम कम है, ठीक है, तो हम हर चीज़ तो नहीं कवर अप कर सकते, लेकिन जितना भी करेंगे वो सिलेक्टिव करेंगे और इफ़िशिएंट तरीके से करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करे, ठीक है। पॉलिटी में हम क्या करने वाले हैं, पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल्स क्वेश्चन आते हैं, PYQ भी हम इसमें भी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रियम्बल, ठीक, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है, विथ प्लस PYQs, ठीक है। ज्योग्राफी में हम क्या कवर करने वाले हैं, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, इट विल बी आर बेस मार्क, ठीक है, ये हमारा बेस मार्क रहेगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में क्या बेसिकली रिवर्स, सॉइल, माउंटेन्स, ठीक है, और भी जो टॉपिक रहेंगे वो हम कवर करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ हम बेसिक कवर करेंगे, ठीक, जो बेसिक है, ठीक है हमारा, जिससे हमारा एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है, प्रीलिम्स। एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ठीक, क्यों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर मिनरल से। इकोनॉमी में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, UP बजट एंड स्कीम्स, इन 4 टॉपिक को हम कवर करेंगे। करेंट्स में हम सिलेक्टिव क्या क्या कवर करने वाले हैं, साइंस टेक, वुमेन रिलेटेड न्यूज़ हमेशा पूछा जाता है हमारी UPPCS में, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग के, ठीक है, मैपिंग मैं आपको कराऊंगा। फेमस पर्सनालिटीज़, जो फेमस हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, ठीक है, जो हमारे दिमाग में रहे, ठीक है। एनवायरनमेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, और जो भी बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। ये तो हम सिर्फ एक बेंचमार्क में दे रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी में हम बेसिक करेंगे, PYQ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 3 PCM, ठीक है, ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। लमसम इसमें से 10 क्वेश्चन के करीब आते हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सबका बेसिक PYQ हम करेंगे। PYQ ज़्यादातर इनके रिपीटेड होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया भी आपको होने चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनी थी तब 8 ही शेड्यूल थे, बाकी समय के साथ साथ ऐड करते गए, ठीक है। पहला शेड्यूल जो हमारा है, ठीक है, शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट में बेसिकली नेम एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज़, मतलब शेड्यूल फर्स्ट में सिर्फ नेम और जोग्राफिकल एरिया बताया गया है, स्टेट और ड्यूटीज़ का, ठीक है। बेसिकली बस छोटा सा बस इतना ही है, ठीक है। नाम गांव पता, जैसे होता नहीं कि नाम गांव पता होता है ना, किसी भी चीज़ का जानने से पहले तो आपको नाम गांव पता कितना क्या है वो मालूम होना चाहिए, तो वो इसमें बताया गया, ठीक है। शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 2 में इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस,
ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, मतलब सभी की इसमें सैलरी बताई गई है। सैलरी इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है सैलरी बेसिकली, पैसा। शेड्यूल 2 आप ऐसे याद रखिए, पैसा बताया गया, ठीक है। अलाउंसेस, ठीक है, ये बेसिकली इसमें शेड्यूल 2 में बताया गया है, ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या बताया गया है? शेड्यूल 3 में बताया गया है ओथ्स, ओथ्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, एमपीज, इन सब चीज़ों की ओथ इसमें बताई गई है शेड्यूल 3 में, ठीक है। अब शेड्यूल 4 में क्या है, हम इसको फास्ट इस वजह से कवर कर रहे हैं कि बस हमें इतना ही जानना है इसमें, इतने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हमें उसमें मास्टर नहीं बनना है, ठीक है। शेड्यूल 4 में है एलोकेशन ऑफ सीट, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। मतलब ठीक है, हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। दो तरह के इंडिया में जैसे फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दो तरह की गवर्नमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर स्टेट में राज्यसभा सीटें, जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें सीटें एलोकेट की गई हैं, ठीक है। वो एलोकेट की गई हैं पॉपुलेशन के बेस पे, कि जिस स्टेट की, जिस राज्य की पॉपुलेशन जैसे है उस हिसाब से उसको राज्यसभा में सीटें दी गई हैं, ठीक है। इस तरह के फेडरलिज्म को कहा जाता है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है। ये याद रखिए, पूछ सकता है, ठीक है, या पूछा हुआ भी है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है। जैसे यूपी हैज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31, ठीक है। अब बिहार में कितनी हैं? 16, ठीक है। जबकि इस एरिया वाइज सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट कौन है? राजस्थान, एमपी, लेकिन यहाँ पे सब ज़्यादा नहीं है, कहाँ है? यूपी में। तो हमारे इंडिया में क्या क्या किया गया है? पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बांटी गई, तो शेड्यूल 4 में ये बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या दिया गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, सॉरी शेड्यूल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं, उन एरियाज़ को क्या कहा जाता है? शेड्यूल एरियाज। अब ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल थोड़ा बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग होता है, क्योंकि ये एब ओरिजिनल्स हैं। एब ओरिजिनल्स मतलब वो लोग जो सदियों से किसी एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, सदियों पे किसी एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। और बाकी समाज से एजुकेशनली और सोशली और एजुकेशनली क्या है? बैकवर्ड है, सोशली और एजुकेशन के लेवल पे बैकवर्ड है। तो इनके लिए संविधान में एक अलग प्रोविज़न बनाया गया है इनके एडमिशन कंट्रोल के लिए, कि इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, इन एरियाज़ को, इन राज्यों को, ठीक है। जैसे अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? जैसे बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना, ठीक है, ये सब राज्य आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ATMM। ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है।
इन 4 राज्यों को छोड़कर सभी जितने बैकवर्ड एरियाज हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, वो सब शेड्यूल 5 में कवर्ड है, ठीक है। अब इसमें कई जगह ये भी होता है, यहाँ पे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। इन शेड्यूल 5 इन शेड्यूल एरियाज प्रेसिडेंट डिसाइड विच लॉ ऑफ पार्लियामेंट हैव टू एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि इन एरियाज में कौन से पार्लियामेंट का लॉ, यहाँ पे सारे यूनियन के लॉ नहीं लगते या स्टेट के लॉ, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा विद द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर कि किन एरिया में क्या कौन सा लॉ लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए, अगर लगना भी चाहिए कि कितनी मॉडिफिकेशन से लगना चाहिए, ये सब कौन करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, ठीक है। क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से काफ़ी क्या है, बैकवर्ड रीजन्स हैं, तो इनके उत्थान के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो ये सब कदम उठाए गए हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 5 क्या है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, ठीक है। शेड्यूल 6 क्या है, सेम एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ 80 mm, वही 80 mm। वहाँ पे इन 4 राज्यों को नहीं लिया गया था, इन शेड्यूल 6 में सिर्फ इन्हीं 4 राज्यों को लिया गया, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। इन 4 राज्यों को एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल क्या इस शेड्यूल के अंदर में देखा किया जाएगा, ठीक है। अब शेड्यूल 6 क्या है, एडमिशन कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, ऑफ 80 mm, ठीक है, 80 mm याद रखिए, ठीक है। शेड्यूल 7 क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, फेडरल कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या है, सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट है, सेंटर के लिए सेंटर की जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में बताए गए हैं, डिवीज़न किया गया है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में है। स्टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्टेट के जितने भी मैटर हैं वो स्टेट लिस्ट में हैं, जैसे कि लैंड, पुलिस, ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं किसमें, स्टेट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में कितना क्या है, डिफेंस, रेलवेज, ठीक है, ये सब चीज़ें किसमें, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, ठीक है, उन्हें उस लिस्ट को क्या कहा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, फॉरेस्ट, ये सब किस में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक, अगले शेड्यूल पे। अब अगला शेड्यूल क्या है हमारा, शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा संविधान जिन शेड्यूल 8 में 3 अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। पहले कितनी भाषाएं थी, 14, ठीक है। अब कितनी है, 22, ठीक है। तो शेड्यूल 8 में 3 अमेंडमेंट हुए। पहला अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हुआ था। इसके अंदर सिर्फ एक लैंग्वेज ऐड की गई थी, सिंधी। उसके बाद फिर अमेंडमेंट हुआ 71st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये कब हुआ था, ये हुआ 1992 में, ठीक।
इसमें कौन सी भाषाएं ऐड की, 3 भाषाएं ऐड की गई, कोंकणी, ऐसे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, 3 भाषाएं। इसे याद रखने की ट्रिक, न म का, नमक, इससे आप नमक से याद रख सकते हैं कि 71st में नमक इन भाषाओं को ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा अमेंडमेंट किया गया 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये हुआ। इसके अंडर में 4 भाषाएं ऐड की गई, बोडो, डोंगरी, संथाली। ये इस वजह से बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथिली, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं ऐड की गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे शेड्यूल पे, शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द लॉज। शेड्यूल 9 इस वजह से लाया गया कौन पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ काफ़ी रिफॉर्म्स लाने थे, ठीक है। वो रिफॉर्म्स हमारे वेलफेयर स्टेट बनाने में ऑब्स्टेकल बन रहे थे, ठीक है। ऑब्स्टेकल आ रहा था, तो उन रिफॉर्म्स को लाने के लिए तो हमने शेड्यूल 9 इंसर्ट किया। अब शेड्यूल 9 है क्या, इसमें अगर कोई लॉ डाल दिया जाता है, अगर किसी लॉ को डाल दिया जाता है शेड्यूल 9 में, तो नॉर्मल केसेस में वो जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है हम बाद में समझेंगे। जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। मतलब कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती, ठीक है। अनटिल एनलेस एक केस में कर सकती है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ हो, या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ हो, ब्लंडर काफ़ी बड़ा हुआ हो, या फिर इंक्रोचमेंट ऑफ या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुए हों, ठीक है। इस केस में ही सिर्फ कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, इंटरफेयर कर सकती हैं, ठीक है। ये शेड्यूल 9 में बेसिकली, शेड्यूल 9 में जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लो, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, ये हमारा पहले अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। पहले ही अमेंडमेंट एक्ट में ये था हमारे, ठीक है। तो इसी के बाद हमें क्या किया गया, शेड्यूल 9 इंट्रोड्यूस किया गया, और ये सब किस में डाल दिया गया, शेड्यूल 9 में, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 क्या है, शेड्यूल 10 बेसिकली है, ये लाया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू, ठीक है। ये है बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है समझाते हैं इसको। एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली, कोई पार्टी है, उसके 60 MPs हैं, सपोज दैट, ठीक है। लेट्स सपोज दैट 60 MPs हैं उसके, ठीक है। अगर 5, 10, 15, 39 तक उसके MPs छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर उसके खिलाफ जाते हैं, तो उनकी MP MLA कुछ भी, तो उनकी मेंबरशिप हाउस में उनकी मेंबरशिप क्या है, वो चली जाएगी, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इफ मोर नॉट लेस देन 2/3%, ठीक है, 2/3, मतलब 60 का अगर 2/3 हम निकालेंगे, ये आएगा 40, ठीक है, ये आएगा 40 MP MLA या उससे ज़्यादा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर मतलब इसके रिस्पेक्ट में अगर 60 हैं, तो उसमें अगर 40 MP MLA 2/3 किसी भी नंबर का 2/3 पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी और में वो ज्वाइन कर लेते हैं, अगर X के थे Y में चले गए। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल शिवसेना, ठीक है, शिवसेना, ठीक है।
इसके एमएलए चले गए ना बीजेपी में, तो इससे क्या हुआ, उनकी सदस्यता नहीं रद्द हुई। क्यों? क्योंकि वो 2/3 से ज़्यादा चले गए थे, ठीक है। 2/3 से ज़्यादा कभी भी आप जाएंगे तब आपकी सदस्यता नहीं रद्द होगी, ठीक है। उससे कम अगर जाएंगे तब सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब ये लॉ क्यों लाना पड़ा? क्योंकि इससे पहले अगर 1, 2, 3 भी चले जाते थे किसी दूसरी पार्टी में ना, तो उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। तो कोई भी एमपी एमएलए अपनी मर्जी से, या फिर इससे करप्शन, रैम्पंट करप्शन होने लगा, और उसके बावजूद तो उसके लिए राजीव गांधी सरकार ने ये लॉ लाया, ये सब अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं शेड्यूल 11। शेड्यूल 11 हम सब जानते हैं, बड़ा फेमस है। शेड्यूल 11 है बेसिकली पंचायत, ठीक है। पंचायत, ये कौन से अमेंडमेंट्स लाया गया? 73, 1992, ठीक। पंचायत, ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी हैव अ ड्रीम दैट देयर शुड बी एन पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल, ठीक है। अब पंचायत, जैसे आप उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में बात करें तो 3 लेवल की होती है, ठीक है। प्रधान, पंचायत का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद जिला अध्यक्ष, ठीक है। पंचायत के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, अपने विषय हैं इनके काम करने के, ठीक है। इसमें शायद पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे नाली, सड़क, कुछ छोटी मोटी उद्योग, इंडस्ट्री, तो वो होता है, ठीक है। शेड्यूल 12 क्या होता है? शेड्यूल 12 है बेसिकली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये किस अमेंडमेंट से लाया गया? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसमें बेसिकली ये वो गांव के लिए था, ये शहरों के लिए था, ठीक है। शहरों के लिए था, ठीक है, जिसे कहा जाता है, अगर सिंपल भाषा में हम लोग सुन, नगर निगम, नगर निगम, ठीक है। तो ये शेड्यूल 12 है, ठीक है। शेड्यूल 12 को अगर यूपी के कंटेक्स्ट में समझा जाए तो इसके हेड को मेयर कहा जाता है, ठीक है। और लोअर लेवल बॉडी को, कहीं 2 लेवल होते हैं, कहीं 3 टायर है, 2 टायर, कई कमेटियाँ में थी, वो भी हम देखेंगे। मेयर, और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? पार्षद, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। आगे और भी मैं सारी टॉपिक्स जितने भी हैं कवर करता रहूँगा, ठीक है, पार्ट्स। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जितने भी पॉलिटी में आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो मैं सब आपको कवर कराऊँगा 1 by 1, ठीक है। आप बने रहिए। गुड बाय एंड थैंक्स।